17 दिसंबर 1995 पाकिस्तान के कराची से एक सोवियत डिजाइंड एंटोनोव AN-26 कार्गो प्लेन बांग्लादेश के ढाका के लिए उड़ान भरता है। कराची से उड़ान भरने के बाद ये प्लेन कई घंटों तक इंडियन एयर स्पेस में उड़ता हुआ शाम 5:45 पर रिफ्यूलिंग के लिए भारत के वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड करता है। यहाँ करीब 4 घंटे खड़ा रहने के बाद रात 10 बजे प्लेन एक बार फिर अपने तय रास्ते की तरफ उड़ान भरने लगता है। लेकिन जब ये प्लेन बिहार के गया के ऊपर था तभी अचानक इसका रास्ता बदल जाता है। प्लेन वेस्ट बंगाल के एक बहुत पिछड़े हुए जिले पुरुलिया की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही प्लेन पुरुलिया के ऊपर पहुंचता है वो बहुत नीचे उड़ने लगता है। अंधेरी रात में जब सब नींद की आगोश में थे उस समय उस प्लेन से पैराशूट के जरिए लकड़ी के 3 भारी बक्से झालदा, घंटगा, बेलामू और मरामू जैसे गांवों के ऊपर गिरा दिए जाते हैं। लकड़ी के बक्से गिराने के बाद प्लेन कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए रुकता है और फिर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाता है। अगली सुबह 18 दिसंबर 1995 को जब पुरुलिया का एक किसान अपने खेत पर पहुंचा तो उसे दूर एक टीले पर कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई दिखाई देती है। क्यूरियोसिटी से जब वो पास जाता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुरंत वो दौड़ते हुए नजदीकी झालदा पुलिस थाने में पहुंचकर ऑफिसर्स को हैरत अंगेज नजारे के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसने खेतों में पिछली रात पैराशूट से गिराए गए वही लकड़ी के बक्से देखे थे। ये बक्से इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक हथियारों से भरे हुए थे कि इनसे छोटी मोटी जंग छेड़ी जा सकती थी। इनमें 10 RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स, 300 AK-47, 9mm की 25 पिस्टल्स, 7.62 mm की 2 स्नाइपर राइफल्स, 2 नाइट विजन बाइनोकुलर्स, 100 ग्रेनेड्स, 23,800 राउंड्स ऑफ 7.62 mm एम्यूनेशन, 6,000 राउंड्स ऑफ 9 mm एम्यूनेशन एंड 100 एंटी टैंक ग्रेनेड्स थे। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक गांव के लोगों ने बक्से खोल लिए थे और हथियार अपने अपने घरों में छुपा लिए थे। पुलिस ये सब नजारा देखकर हैरान रह गई। घटना की सूचना तुरंत सरकारी एजेंसियों तक पहुंचाई जाती है और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है। इसके बाद वहां लाउड स्पीकर से ऐलान करवाया जाता है कि जिन्होंने भी उन बक्सों से हथियार लिए हैं वो तुरंत उन्हें पुलिस को लौटा दे। घर घर तलाशी ली जाती है और खंटका, बेलामू, मारामू, पागड़ो और बेराड़ी जैसे गांव से कई सारी AK-47 राइफलें बरामद की जाती है। मीडिया के जरिए ये खबर बाहर आने से पूरे देश में सनसनी फैल गई। स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए। सरकारी एजेंसियों में हड़कंप मच गया और लोगों के मन में सवालों की झड़ी लग गई। आखिर इतने हथियार भारत की जमीन पर क्यों गिराए गए? इन्हें भेजने वाला कौन था और किसके लिए भेजा गया था? इसके पीछे असली मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, RNAW, इंडियन ATC और बाकी गवर्नमेंट मशीनरी में से किसी को भी आखिर कैसे कोई भनक तक नहीं लगी और एक कार्गो प्लेन भारतीय एयर स्पेस में घुसकर 4 टन से भी ज्यादा घातक हथियार गिराकर फरार हो गया। आइए जानते हैं भारत के सबसे मिस्टीरियस केस पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की पूरी कहानी। 18th of December 1995, a mysterious weapon consignment was dropped from the sky over Jaipur Jalda area under Purulia district of West Bengal. The plane digresses from an approved flight path and drops its deadly cargo over Jalda in Purulia district. Kim Devi, the Danish mastermind behind the dumping of a plane load of weapons in West Bengal. प्लेन के क्रू मेंबर्स ने ये कबूल किया है कि उन्होंने वेस्ट बंगाल के एक खास ग्रुप के लिए हथियार गिराए थे। There were no answers on whom these arms were meant for, who paid for these arms, what was the bigger conspiracy behind the consignment. पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप के इस मामले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। ये मामला क्योंकि बेहद संजीदा और देश की सुरक्षा से जुड़ा था, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज तुरंत इसकी जांच में जुट जाती है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी उनके हाथ खाली थे। एजेंसी सिर्फ इतना अंदाजा ही लगा पाई कि इन हथियारों को किसी प्लेन से नीचे गिराया गया होगा, लेकिन वो प्लेन कौन सा था, कहां से आया था और अब कहां था, इसका उन्हें कोई अता पता नहीं था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। देश की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक को लेकर सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज जैसे ऑपोजिशन लीडर्स सरकार से इस मुद्दे पर संसद भवन में स्पेशल सेशन की मांग करने लगते हैं। सरकार के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा था।
इस दौरान जब पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ था, तब हथियार गिराने वाला एंटोनोव AN-26 कार्गो प्लेन शांति से थाईलैंड में खड़ा था। उस रात इस प्लेन में 8 लोग सवार थे। इनमें एक डेनमार्क का सिटीजन किम डेवी, एक ब्रिटिश आर्म्स डीलर पीटर ब्लीच, एक भारतीय मूल का सिंगापुर निवासी दीपक मणिकन और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स थे। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड किम डेवी था, जिसका असली नाम नील्स हॉल्क था। जब उसने भारत में मची अफरा तफरी की खबरें देखी तो उसे एहसास हो गया कि हथियार जहां गिराए जाने थे वहां नहीं गिरे हैं और पुलिस के हाथ लग गए हैं। लेकिन इतना सब हो जाने के बावजूद डेवी ये फैसला करता है कि वो वापस कराची जाने के लिए इंडियन रूट से ही गुजरेगा। उसका ये फैसला मौत के मुंह में कूदने जैसा था, क्योंकि उस वक्त पूरे भारत में उस प्लेन की तलाश चल रही थी। लेकिन न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। इसी उम्मीद के साथ पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की घटना के केवल 4 दिन बाद 22 दिसंबर को वो उसी रशियन कार्गो प्लेन AN-26 में अपने साथियों के साथ सवार होकर एक बार फिर भारत में दाखिल हो जाता है। प्लेन चेन्नई में लैंड करता है और रिफ्यूल होकर कराची जाने के लिए मुंबई की ओर उड़ान भरने लगता है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। पुरुलिया केस के बाद इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज और इंडियन एयरफोर्स की काफी आलोचना हो रही थी, इसलिए हर कोई काफी अलर्ट था। ऐसे में जब यह प्लेन AN-26 मुंबई की तरफ बढ़ रहा था, तभी इंडियन एयरफोर्स की मूवमेंट लियाइसन यूनिट में काम करने वाले एक जूनियर NCO ने देखा कि एक विमान बिना क्लियरेंस के भी चेन्नई से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। वो जूनियर NCO इस बारे में तुरंत वायुसेना को इन्फॉर्म कर देता है, जिसके बाद गुजरात के भुज से 2 MiG-21 विमानों को उसे रोकने के लिए भेज दिया जाता है। बीच आसमान में इंटरसेप्ट करते हुए वो एंटोनोव प्लेन को घेर लेते हैं और आदेश देते हैं, या तो मुंबई में लैंड करो वरना शूट डाउन कर दिए जाओगे। इस धमकी के बाद जब यह विमान मुंबई एयरपोर्ट पर नीचे उतरने लगता है तो किम डेवी घबरा जाता है। वो अपने ब्रीफकेस से कुछ कागज निकालकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर उनको जला देता है और फिर उन्हें बाथरूम में ले जाकर फ्लश कर देता है। वो 4 फ्लॉपी डिस्क के भी टुकड़े कर उनमें आग लगा देता है। जब तक उसने ये काम पूरा किया तब तक प्लेन के पहिए मुंबई एयरपोर्ट के रनवे को छू चुके थे। इस बार प्लेन में कुल 7 लोग किम डेवी, पीटर ब्लीच और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स सवार थे। 8वां शख्स दीपक मणिकन इस बार उनके साथ नहीं था। कायदे से इतने सस्पिशियस प्लेन को मुंबई में जबरन उतारने के बाद वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां ना तो पुलिस मौजूद थी और ना ही कोई अन्य सिक्योरिटी फोर्स थी। ऐसा लग रहा था जैसे एयरपोर्ट पर किसी को इस प्लेन की जानकारी ही ना हो। जब कुछ देर बाद वहां 2 एयरपोर्ट अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वो इस सस्पिशियस प्लेन के क्रू से पूछताछ करने और उन्हें हिरासत में लेने के बजाय उनसे प्लेन को वहां लैंड करने के लिए लैंडिंग फीस मांगने लगते हैं। किम डेवी को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। वो फीस देने को तैयार हो जाता है और पेमेंट के लिए अधिकारी के साथ एक कार में एयरपोर्ट टर्मिनल की तरफ चला जाता है। लेकिन इसके बाद वो दोबारा प्लेन पर नहीं लौटता और बॉम्बे एयरपोर्ट से गायब हो जाता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो जब एयरपोर्ट से गायब हुआ तब वहां IB और RNAW के लोग भी मौजूद थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस को इस घटना की पहली सूचना तब मिलती है जब एक IB अधिकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर RD त्यागी को रात करीब 2:40 पर फोन करता है। इसके बाद वहां पुलिस पहुंचती है और प्लेन की तलाशी ली जाती है। तलाशी में पुलिस और बाकी अधिकारियों को जो मिलता है उसे देख उनके होश उड़ जाते हैं। प्लेन में अब भी कई स्नाइपर राइफल्स थी जिन्हें तुरंत बरामद कर लिया जाता है। तभी किम डेवी का साथी पीटर ब्लीच ये बात कबूल कर लेता है कि ये वही AN-26 कार्गो प्लेन है जिससे पुरुलिया में आर्म्स ड्रॉप किए गए थे। इसके बाद पीटर ब्लीच और 5 क्रू मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के बाद पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस में ऐसी बातें सामने निकल कर आने वाली थी जिससे देश में मचा हंगामा और भी ज्यादा बढ़ जाने वाला था। पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस को पहले वेस्ट बंगाल की स्टेट पुलिस संभाल रही थी, लेकिन इस मामले को लेकर देश में इतना बवाल मचा हुआ था कि जल्द ही ये केस CBI को सौंप दिया गया। CBI AN-26 के पकड़े गए सभी 6 लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है। 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को इस मामले में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उनसे CBI को कुछ खास पता नहीं चलता। लेकिन ब्रिटिश आर्म्स डीलर पीटर ब्लीच के पास CBI को देने के लिए काफी जानकारी थी। वो कोऑपरेट करके बच निकलने की उम्मीद में CBI को शुरू से अपनी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि पूरे कांड का मास्टरमाइंड किम डेवी था। किम डेवी ने उससे पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप से करीब 4 महीने पहले अगस्त 1995 में डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में मुलाकात की थी। यहाँ किम डेवी ने उसको बताया था
कि वो भारत के एक चरमपंथी संगठन के लिए बड़ी मात्रा में हथियार चाहता है। इनिशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग 2500 AK-47 टाइप 56 MK2 राइफल्स और 15 लाख राउंड गोला बारूद खरीदने का सौदा तय हुआ था, लेकिन फाइनल ऑर्डर में 300 AK-47 राइफल्स, 2,50,000 राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, 100 एंटी टैंक ग्रेनेड्स, 9mm मार्क ऑफ पिस्टल्स के लिए 6,000 गोलियां, 100 ऑफेंसिव ग्रेनेड्स, 25 PM-79 एंटी पर्सोनेल लैंड माइंस, कुछ RPG-7 रॉकेट लॉन्चर्स, ऑप्टिकल साइट्स के साथ ड्रैगनोव राइफल्स और कुछ नाइट विजन इक्विपमेंट शामिल थे। पीटर ब्लीच हथियारों का डीलर तो था ही, लेकिन साथ ही वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के साथ भी जुड़ा हुआ था। वो CBI को बताता है कि उसने किम डेवी से मुलाकात के बाद MI5 को इस बारे में बताया था कि जल्द ही हथियारों का एक बड़ा जखीरा भारत जाने वाला है। MI5 शायद देखना चाहती थी कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए पीटर ब्लीच से कहा गया कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन साथ ही MI5 और ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहते थे कि पीटर ब्लीच उसे हथियार दिलाए, इसलिए पीटर ब्लीच ने किम डेवी को हथियार दिलाने से मना कर दिया। बाद में किम डेवी ने फॉर्ज्ड एंड यूजर सर्टिफिकेट्स के जरिए बुल्गारिया में किंटेक्स नाम की कंपनी से हथियार खरीदे, जिसमें लिखा था कि ये हथियार बांग्लादेशी सेना के लिए जाने हैं। इन सर्टिफिकेट्स पर बांग्लादेश के रिटायर्ड मेजर जनरल और बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद शोबेद अली भुइया के सिग्नेचर थे। आखिरकार हथियारों के सौदे को अंतिम रूप देने के बाद पीटर ब्लीच ने एक सोवियत डिजाइंड AN-26 कार्गो प्लेन का अरेंजमेंट करने में किम डेवी की हेल्प की, जिसके लिए लगभग $2.5 लाख दिए गए। इस मिशन के लिए उन्होंने 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को काम पर रखा। पीटर ब्लीच ने CBI को बताया कि किम डेवी ने केवल उसको ही अपने प्लान की ज्यादातर जानकारी दी थी। बाकी के 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को उसने झूठी कहानी बताई थी कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एड मिशन है और वो भारत सरकार की अनुमति से भारत में गरीब लोगों के लिए कपड़े और अन्य रिलीफ मटेरियल्स पहुंचा रहे हैं। जब क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो गए तो 12 दिसंबर 1995 को प्लेन ने बुल्गारिया के बर्गस एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जिस पर करीब 4 टन हथियार, गोला बारूद लोड किए गए थे। उनका एंड डेस्टिनेशन बांग्लादेश का ढाका था, लेकिन उससे पहले ये प्लेन तुर्की और ईरान होते हुए पाकिस्तान के कराची पहुंचा, जहां 13 से 17 दिसंबर तक रुका रहा। यहीं पर किम डेवी अपने साथ सिंगापुर में रहने वाले इंडियन ओरिजिन दीपक मणिकन को लेकर आया था, जो लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी संभालने वाला था। 17 दिसंबर 1995 को जब प्लेन कराची एयरपोर्ट पर खड़ा था और सारी तैयारियां हो चुकी थी, तब भी प्लेन क्रू को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि प्लेन में असल में 4 टन से ज्यादा हथियार और गोला बारूद भरा हुआ था। लेकिन 17 दिसंबर को जब विमान ने कराची से उड़ान भरी तो बीच रास्ते में किम डेवी बॉक्सेस को खोलकर हथियारों को पैलेट्स में लोड करने लगा। उसी समय उन 5 लैटवियंस लोगों को पता चल गया कि ये प्लेन ह्यूमैनिटेरियन एड के सामान से नहीं बल्कि हथियारों से भरा हुआ है। लेकिन किम डेवी ने उनको किसी तरह प्लेन को तय दिशा में उड़ाए रखने और कोऑपरेट करने के लिए तैयार कर लिया। पीटर ब्लीच आगे CBI को बताता है कि प्लेन जब कराची से निकलकर इंडियन एयर स्पेस में उड़ान भर रहा था, तब उसे यही लग रहा था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी होगी और प्लेन के रेडार पर आते ही इसे और इसमें मौजूद हथियारों को कब्जे में ले लिया जाएगा। उसे इस बात का इत्मीनान था कि वो अगर पकड़ा भी गया तो MI5 की मदद से आसानी से रिहा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लेन कई घंटों तक इंडियन एयर स्पेस में उड़ान भरकर वाराणसी पहुंच गया, लेकिन ना तो किसी ने उसे इंटरसेप्ट किया और ना वाराणसी में ही उसे पकड़ा गया। पीटर ब्लीच बताता है कि जब विमान ने वाराणसी से भी टेक ऑफ कर लिया तो उसे डर था कि विमान को गिरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और प्लेन ने वेस्ट बंगाल के ऊपर से उड़ान भरी और हथियार गिरा दिए गए। ना कोई रॉकेट आया और ना ही कोई पुलिस आई। उनसे गलती सिर्फ इतनी हुई थी कि रात के अंधेरे में पायलट से लोकेशन को लेकर चूक हो गई और हथियार जहां गिराए जाने थे उससे कहीं दूर गिरा दिए गए, इसलिए हथियार गांव वालों के हाथ लग गए और यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। आगे पीटर ब्लीच बताता है कि प्लेन का एंड डेस्टिनेशन ढाका था, लेकिन तब तक ढाका से लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए प्लानिंग में बदलाव कर प्लेन को आखिरकार थाईलैंड के फुकेट में लैंड कराया गया। CBI इसके बाद पीटर ब्लीच से सबसे जरूरी सवाल पूछती है कि आखिर ये हथियार किसके लिए थे। पीटर ब्लीच ने इस सवाल का जो जवाब दिया उसने सभी को हैरान करके रख दिया। पीटर ब्लीच बताता है कि यह हथियार आनंद मार्ग संगठन के लिए थे। आनंद मार्ग एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे साल 1955 में प्रभात रंजन सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसके यूं तो देश और दुनिया में कई जगह सेंटर्स है, लेकिन इसका मेन हेडक्वार्टर पुरुलिया के आनंद नगर में है। इस दौरान जब ये सारा कांड हुआ तब वेस्ट बंगाल में CPI-M की सरकार थी।
सीपीआई-एम और आनंद मार्ग के बीच शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा था। सीपीआई-एम आनंद मार्ग को एक आध्यात्मिक संगठन नहीं बल्कि एक हिंसक समूह मानती थी। चूंकि आनंद मार्ग एक ऐसा कल्ट था जिसके मेंबर्स इनर हैप्पीनेस पर फोकस करते थे और कई बार ह्यूमन स्कल जैसी चीजों के साथ डांस किया करते थे, इसलिए सीपीआई-एम का मानना था कि आनंद मार्ग ऑर्गेनाइजेशन अशांति फैलाने का काम करती है। उस समय आनंद मार्ग की बढ़ती दौलत और ताकत से भी सब हैरान थे। यहाँ तक कि संस्थापक की पत्नी उमा शंकर ने भी संगठन छोड़ दिया था और पब्लिकली कहा था कि ये अवैध कामों में लिप्त है। इन आरोपों के चलते 1975 में नेशनल इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार ने आनंद मार्ग पर बैन लगा दिया था, लेकिन बाद में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने इसे हटा लिया था। लेकिन सीपीआई-एम और आनंद मार्ग के बीच दुश्मनी जस की तस बनी रही और इस दुश्मनी में सबसे भयानक मोड़ तब आया जब 30 अप्रैल 1982 को कोलकाता के तिलजला इलाके में एक भीड़ ने 17 आनंद मार्ग सन्यासियों को बेरहमी से मार डाला, जिनमें 2 नन भी शामिल थी। लेकिन सीपीआई-एम की सरकार ने किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं होने दिया। ऐसा कहा जाता है कि भीड़ को ये अफवाह फैलाकर भड़काया गया था कि आनंद मार्ग के सदस्य बच्चों की किडनैपिंग करते हैं। इस घटना के बाद आनंद मार्ग ने सीधे सीपीआई-एम पर इस हमले का आरोप लगाया, जबकि सीपीआई-एम ने इससे पल्ला झाड़ते हुए इसे उन्हें बदनाम करने की एक साजिश बताया। इस तरह पुरुलिया की जमीन पर यह दशकों पुराना स्ट्रगल एक ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा था जो किसी भी वक्त फट सकता था। आनंद मार्ग के फॉलोअर्स को लगने लगा था कि ज्योति बसु की इस सरकार को जवाब देना बहुत जरूरी है। पीटर ब्लीच के मुताबिक शायद इसलिए किम डेवी यह हथियार आनंद मार्ग के लिए लाया था ताकि सीपीआई-एम के खिलाफ लड़ा जा सके। पीटर ब्लीच ने जो भी दावे किए वो सब हैरान करने वाले थे। सीबीआई इन सब दावों की जांच में जुट जाती है। इसके बाद आनंद मार्ग के 11 मेंबर्स को अरेस्ट कर उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन उनसे कुछ खास पता नहीं चलता, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद सीबीआई पुरुलिया, असनसोल, बैंगलोर, भुवनेश्वर, रांची, गिरिडीह और सलेम में आनंद मार्ग सेंटर्स पर छापे मारती है। सीबीआई को छापों में ह्यूमन स्कल्स वगैरह मिले थे, जिससे आनंद मार्ग के लिए सस्पिशन और बढ़ गया। कई महीनों की छानबीन के बाद सीबीआई 1996 में इस मामले को लेकर कोलकाता के सिटी सेशंस कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट में सीबीआई आनंद मार्ग संस्था को लेकर शक जताती है कि हथियार उसके लिए ही लाए गए थे। सीबीआई कोर्ट को बताती है कि उन्हें प्लेन से पुरुलिया की एक व्हाइट बिल्डिंग के फोटोग्राफ्स मिले थे और पॉसिबली ये बिल्डिंग आनंद मार्ग संगठन की ही संपत्ति है और इसका इस्तेमाल आनंद मार्ग अपनी VSS नामक यूनिट के सदस्यों की ट्रेनिंग देने के लिए करता था। इसके अलावा सीबीआई ने नील्स हॉल्क अलायस किम डेवी को इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बताया और पीटर ब्लीच और 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स को भी इसका दोषी बताया। हालांकि पीटर ब्लीच ने इस उम्मीद में सीबीआई को अपनी सारी बात बताई थी कि उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सीबीआई ने उसे भी कॉन्स्पिरेसी में बराबर का दोषी ठहराया। इसके बाद काफी टाइम तक इस मामले पर ट्रायल चला और साल 2000 में कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट 5 लैटवियन क्रू मेंबर्स और पीटर ब्लीच को इस मामले में दोषी मानते हुए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है, लेकिन आनंद मार्ग को लेकर किए गए सीबीआई के दावों को कोर्ट ने सही नहीं माना। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई इस केस से आनंद मार्ग का लिंक साबित नहीं कर पाई। उसके पास ना तो कोई ठोस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था और ना ही कोई खास आई विटनेस थे, इसलिए अदालत ने आनंद मार्ग को डायरेक्टली आर्म्स ड्रॉप कॉन्स्पिरेसी में शामिल नहीं माना। कोर्ट से आनंद मार्ग को क्लीन चिट मिलने के बाद उसके प्रवक्ता भावेश नंदा अवधूता ने कहा कि कोर्ट का यह फैसला दिखाता है कि हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया था। सीबीआई ने असली सच्चाई ढूंढने की बजाय हमें फंसाने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने इंडियन अथॉरिटीज पर ही सवाल उठा दिए कि आखिर इस मामले का मुख्य आरोपी किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी जोन से आखिर कैसे भाग गया, उसकी किसने मदद की। आनंद मार्ग संस्था इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा बताकर इसकी गहराई से जांच की मांग करती है, लेकिन इसके बाद इस केस की जांच ठंडी पड़ जाती है। यहाँ तक कि जिन लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई थी उन्हें भी रिहा कर दिया गया। जो 5 लैटवियन सिटीजन्स थे वो तब तक रशियन सिटीजनशिप ले चुके थे, जिस वजह से उन 5 को रशिया की रिक्वेस्ट पर जुलाई 2000 में प्रेसिडेंट KR नारायणन ने स्पेशल पार्डन देकर रिहा कर दिया। उस साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आने वाले थे, इसलिए भारत सरकार ने गुडविल जेस्चर के तौर पर यह कदम उठाया था।
4 साल बाद फरवरी 2004 में ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने पीटर ब्लीच की सजा को भी माफ कर दिया और उसे भी रिहा कर दिया गया। अब इस केस से जुड़े सभी लोग रिहा हो चुके थे और मास्टरमाइंड किम डेवी अब भी फरार था। वो भागकर वापस डेनमार्क चला गया था। वहाँ कई सालों तक वो आराम से घूमता रहा, लेकिन साल 2001 में डेनमार्क में उसे इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर पकड़ लिया गया। भारत सरकार पहले से ही उसकी तलाश में थी, इसलिए 2007 में किम डेवी के एक्स्ट्राडिशन की कोशिशें की गई। 2010 में डेनमार्क गवर्नमेंट ने उसके एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी भी दे दी, लेकिन 2011 में डेनिश हाई कोर्ट ने इस एक्स्ट्राडिशन को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि भारत की जेल में उसके ह्यूमन राइट्स का वायोलेशंस होगा और उसके साथ ज्यादती की जाएगी। किम डेवी, जो करीब 15 साल से चुप बैठा था, साल 2011 में वो सामने आता है और एक इंटरव्यू देता है। इस इंटरव्यू में वो ऐसे सनसनीखेज दावे करता है जिन्हें सुन हर कोई चौंक जाता है। जब उससे पूछा गया कि पुरुलिया में गिराए गए हथियार किसके लिए थे, तो वो भी सीधे आनंद मार्ग का नाम लेता है। आगे वो अपनी पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस से काफी साल पहले से वो आनंद मार्ग से जुड़ा हुआ था और एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा था। इस दौरान उसने आनंद मार्ग के कई सदस्यों के साथ गहरी दोस्ती बना ली थी। वो आनंद मार्ग के सदस्यों पर CPIM के बढ़ते हमलों और हिंसा से चिंतित था। इसी वजह से उसने उनकी सेफ्टी के लिए हथियार जुटाने का फैसला किया था और इसलिए ही ये आर्म्स ड्रॉप प्लान किया गया था। इसके बाद उसने एक और बड़ा मिस्ट्री बॉम्ब फोड़ दिया। वो बताता है कि इस पूरे केस में भारतीय खुफिया एजेंसी RNAW की भूमिका थी और हथियार गिराए जाने के बारे में भारत सरकार को भी पहले से जानकारी थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जो चाहती थी कि आनंद मार्ग के लोग इन हथियारों के जरिए वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक विद्रोह छेड़ दे, जिससे राज्य में बंगाल सरकार की नाकामी का आरोप लगाकर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सके। लेकिन किम डेवी के इस आरोप का भारत सरकार ने पूरी तरह से खंडन कर दिया। CBI ने भी बयान दिया कि इस घटना में किसी भी सरकारी एजेंसी का हाथ नहीं था और किम डेवी केस भटकाना चाहता है और वो ये सब एक्स्ट्राडिशन से बचने के लिए कर रहा है। लेकिन किम डेवी यही नहीं रुका। वो एक किताब लिखता है, दे कॉल्ड मी टेररिस्ट, जिसमें वो दावा करता है कि 22 दिसंबर को बॉम्बे एयरपोर्ट से निकलने के बाद उसने पुणे में एक रात बिताई थी। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचा था, जहां बिहार के MP पप्पू यादव के ऑफिशियल रेजिडेंस पर पप्पू यादव और CBI के जॉइंट डायरेक्टर JK दत्त ने उससे मुलाकात की थी और उसकी नेपाल भाग निकलने की अरेंजमेंट की थी। किम डेवी के मुताबिक जब वो हथियारों से भरा प्लेन लेकर इंडियन एयर स्पेस में घुसा था, तब प्लान के तहत इंडियन अथॉरिटीज ने जानबूझकर वायुसेना के रेडारों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था ताकि हथियारों को बिना किसी रुकावट के नीचे गिराया जा सके। ये भारत सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप था। पीटर ब्लीच ने भी पहले पूछताछ में बताया था कि जब पहली बार किम डेवी ने उससे हथियार खरीदने की बात कही थी, तभी उसने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 और रक्षा मंत्रालय को इस बारे में जानकारी दे दी थी। फिर MI5 ने इस बारे में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को हथियार गिराए जाने से पहले ही 25 नवंबर 1995 को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसमें हथियार कहाँ गिराए जाने हैं इसकी लोकेशन भी थी। इसके बाद MI5 ने पीटर से कहा था कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि यह विमान हथियारों और किम डेवी के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हो, ताकि भारतीय अधिकारी विमान को पकड़ सके और उसमें मौजूद लोगों से पूछताछ कर पता लगा सके कि ये हथियार किसके लिए थे। लेकिन MI5 से मिली खास जानकारी को भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। ये इन्फॉर्मेशन 12 दिसंबर को एक साधारण डाक के जरिए पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकार को भेजी गई। पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी जानकारी तब मिली जब घटना घट चुकी थी। ऐसे में सवाल जस का तस बना हुआ था कि हथियार आखिर किसके लिए गिराए गए। इसी सवाल से जुड़ा सवाल भारतीय सरकार और भारतीय एजेंसीज की भूमिका पर भी खड़ा हुआ था। आखिर ये कैसे पॉसिबल था कि हथियारों से भरा ये प्लेन एक दिन से ज्यादा समय तक भारत के एयर स्पेस में ट्रैवल करता रहा और वो रेडार पर नहीं आ सका। इसके अलावा RNAW और IB के अधिकारियों के रहते आखिर किम डेवी मुंबई एयरपोर्ट से कैसे फरार हो गया। जब सवालों के सटीक जवाब नहीं मिलते तब थ्योरीज का जन्म होता है। ऐसे में सबसे पहली थ्योरी यही निकल कर आती है कि हथियार आनंद मार्ग के लिए ही मंगवाए गए थे। लेकिन आनंद मार्ग ने न केवल हथियारों वाली बात को बल्कि इस दावे को भी खारिज कर दिया कि किम डेवी कभी उनका सदस्य था। उनके मुताबिक वो किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते थे और ये सब केवल उनकी संस्था को बदनाम करने के लिए
किया गया था। वही दूसरी थ्योरी के हिसाब से इसके पीछे इंटरनेशनल ताकतों का हाथ था। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी छोटे मोटे विद्रोह के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल होना होता तो रॉकेट लॉन्चर्स जैसे बड़े हथियारों की क्या जरूरत थी। जिस तरह के हथियार पुरुलिया में गिराए गए थे वो किसी देश की सेना के हाथ में होते हैं। इससे पहले भी देश में कई बार अलग अलग हिस्सों में विद्रोही गुटों ने उत्पात मचाया था, मगर उनमें इस तरह के एडवांस वेपनरी का यूज कभी नहीं हुआ था। इसलिए कई लोगों का मानना है कि सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद अमेरिका एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था, इसलिए उसने भारत की सरकार के खिलाफ आर्म्ड रेबेलियन को सपोर्ट करने के लिए यह प्लान रचा था। माना जाता है कि डेवी CIA का डर्टी एसेट था और CIA के साथ उसके रिलेशंस के कारण इंटरपोल द्वारा वांटेड घोषित किए जाने के बाद भी उसे डेनिश अधिकारियों से सुरक्षा मिली हुई थी। इसके साथ ही कई लोग इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ भी बताते हैं, क्योंकि कराची हवाई अड्डे पर AN-26 को एक पाकिस्तानी एविएशन कंपनी ने हेल्प सर्विस दी थी और उसका भी संबंध CIA की एक एविएशन कंपनी से था। इसके अलावा एक थ्योरी के हिसाब से यह हथियार श्रीलंका के तमिल विद्रोही संगठन LTTE के लिए भेजे जाने थे। वही एक दावा यह भी है कि हथियारों को बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिए गिराया जाना था, लेकिन उस रात पायलट से लोकेशन को लेकर थोड़ी भूल हो गई और उसने बांग्लादेश की जगह वेस्ट बंगाल के पुरुलिया में हथियार ड्रॉप कर दिए थे। इस तरह इस पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस को करीब 30 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। सही जवाब किम डेवी के पास है और वही बता सकता है कि असली सच क्या है, लेकिन वो भारत की पहुंच से दूर होने की वजह से भारत पर ही इसके लिए आरोप लगाता रहा है। भारत सरकार ने किम डेवी को भारत लाने की कोशिशें नहीं छोड़ी है। 2017 में भारत सरकार की अपील पर फिर से डेनिश अटॉर्नी जनरल ने एक्स्ट्राडिशन की अपील की थी, लेकिन डेनिश कोर्ट ने इसे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि भारतीय जेलों की स्थिति यूरोपियन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं है। 2018 में भी डेनमार्क के प्रधानमंत्री से बातचीत में PM मोदी ने किम डेवी के एक्स्ट्राडिशन का मामला उठाया, लेकिन इसमें आगे ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। पुरुलिया कांड भारत की सुरक्षा में एक ऐसा काला अध्याय है जो शायद आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े सिक्योरिटी फेलियर्स में से एक था। मुख्य आरोपी किम डेवी अब भी फरार है और यही वजह है कि पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप आज तक अनसॉल्व्ड है।